अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम है अली और मैं अपने चैनल डेली हॉरर स्टोरीज़ बाय अली से एक दफ़ा फिर आपके सामने हाजिर हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खुश हैं और खैरियत से हैं। तो प्लीज़ जिन लोगों ने अब तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ वो इसको सब्सक्राइब कर लें और लाइक करें और हो सके तो शेयर करें। मैं साथ साथ अपना व्हाट्सएप नंबर शेयर कर रहा हूँ। अगर आप अपनी स्टोरी को शेयर करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप कर सकते हैं, आप रिकॉर्ड करके भी सेंड कर सकते हैं, लिख के भी भेज सकते हैं, ईमेल का भी ऑप्शन मौजूद है। खैर, आज की जो पहली स्टोरी है वो हमें भेजी है उवैस ख़ान साहब। ये मेरे एक बहुत अच्छे दोस्त हैं और उवैस ख़ान जो है अभी फ़िलहाल एक गवर्नमेंट इदारे में काम करते हैं। ये बताते हैं कि ये 97-98 की बात है। हम लोग जो है मैट्रिक क्लास में हुआ करते थे। हमारे घर के जो फाइनेंशियल जो इश्यूज़ थे वो अपनी जगह थे और फिर बात ये भी थी कि पेरेंट्स में भी आपस में इख्तलाफात हुआ करते थे। तो अक्सर ऐसा होता था कि हमारे घर में लड़ाई झगड़े चल रहे होते थे, तो हम किराए के घर में क्योंकि रहते थे, तो जहाँ भी हम जाते थे कुछ दिनों बाद वो मालिक मकान हमें बोलता था कि आप ये घर खाली कर दें। खैर बहरहाल ग्रेजुअली ऐसा हुआ कि हमारे वालिदैन के जो रिलेशंस थे वो बेहतर हो गए, लेकिन जो घर की फाइनेंशियल पोजीशन थी वो मज़ीद मुस्तहकम होने के बजाय ख़राब से ख़राब होती गई। हम लोगों ने अपना घर चेंज करना था, अपना एक घर हम देख चुके थे और वहाँ पे हमें अपना सामान शिफ्ट करना था। अब ये बताते हैं कि जो बजट हमारे वालिद साहब के पास था उसके अंदर हमें यही घर मिल सकता था और ये जो घर था एक तो बहुत पीछे का घर था, यानी वहाँ उसके बाद फिर मज़ीद सोसाइटी नहीं थी कोई। उसके अलावा वहाँ पे कचरा और गंदगी बहुत मौजूद थी। खैर ये बताते हैं कि ज़ाहिर सी बात है वो टाइम ऐसा था कि हम जॉब नहीं करते थे। हम लोगों ने बहरहाल शिफ्टिंग का प्रोग्राम बनाया। मैं, मेरे वालिद साहब, मेरा एक भाई और मेरे 2 दोस्त। हम लोग सामान लेके उस घर में लेके चले गए और हमने सोचा था कि हम सामान रख देंगे, अगले दिन सफाई वगैरह करेंगे और उसके बाद शिफ्ट हो जाएंगे। अब ये बताते हैं कि जो हमारे घर का स्ट्रक्चर था वो इस तरह से था कि टोटल 3 कमरे थे। गेट से जब आप एंटर होते हैं तो सबसे पहले सहन आता था, उसके बाद पहला कमरा आता था और फिर 2 कमरे एक साथ थे, जो सीधे हाथ की तरफ थे। खैर बहरहाल ये बताते हैं कि हम लोग गए, वहाँ पे हमने सामान रखा। तकरीबन रात के 1 डेढ़ बजे का टाइम था। सामान रखने के बाद हमें अच्छी तरह याद है कि हमने पहले अंदर के जो डोर थे उनको लॉक किया। उसके बाद क्योंकि सहन था और वो ओपन था, तो बाहर का जो दरवाज़ा था उसको भी हमने लॉक कर दिया। अभी बताते हैं कि हम ये सोच के गए थे कि अभी हमने लॉक कर दिया है, कल आके इसकी सफाई करेंगे और फिर शिफ्ट हो जाएंगे। खैर ये बताते हैं कि अगले दिन हम किसी वजह से नहीं आ सके, तो हमने सोचा कि ठीक है हम रात में दोबारा चलते हैं, हालांकि हमारा दिन में आने का इरादा था। और ऐसे ही हुआ कि रात के तकरीबन 10 साढ़े 10 बजे हम लोग पहुँचे और हमने सोचा कि सफाई कर लेते हैं। अब ये बताते हैं कि जैसे ही हमने दरवाजे का लॉक खोला तो हमने ये देखा कि सहन में वो सामान सारा पड़ा हुआ है जो हमने कमरे के अंदर लॉक किया था। यह हमारे लिए बड़ा हैरान कुन था। ज़ाहिर सी बात है आबादी यहाँ पे इतनी नहीं थी और सुनसान इलाका था, तो हमारी समझ में सबसे पहले यही आया कि यहाँ पे कोई चोर वगैरह आए थे और उन्होंने अपनी कोई कार्रवाई की है। हमारे पास कोई ऐसी कीमती चीज़ तो वैसे भी नहीं थी कि कोई चुरा के ले आता। तो हमने भी ये सोचा कि जो भी चोर आया था उसको क्योंकि हमारा सामान पसंद नहीं आया, तो वो ऐसे ही खाली हाथ वापस चला गया है सहन में फेंक के। हमने इसको इग्नोर कर दिया और फिर अपना सामान दोबारा से अंदर रखकर सफाई वगैरह की। इसमें तकरीबन हमें 2 से ढाई बज गए थे रात के। अच्छा, अब हमने ये सोचा कि हम ऐसा करते हैं कि रात यहीं रुक जाते हैं, कल तो वैसे भी हम लोगों ने यहाँ शिफ्ट कर जाना है। और हमने ऐसे ही किया कि हम रात में वहाँ पे रुक गए और मेरे वालिद साहब जो थे क्योंकि उनको ऑफिस जाना था तो वो वापस चले गए। अब ये बताते हैं कि मैं और मेरा दोस्त वहाँ पे मौजूद था और हमने सोचा था कि 1 डेढ़ घंटे जागने के बाद सो जाएंगे। अब ये बताते हैं कि जैसे जैसे टाइम गुजर रहा था तो हमें ऐसा लगने लगा कि छत पे से जो है किसी के चलने की आवाज़ आ रही है या ऐसा लग रहा है कि कोई कुछ सामान खींच रहा है। हालांकि जो छत थी वो इस तरह से थी कि बिल्कुल हमारे कमरे के ऊपर छत थी और इसकी सीढ़ियाँ वगैरह मौजूद नहीं थी। यानी अगर आपको ऊपर जाना है तो आपको लकड़ी की कोई सीढ़ी लगानी है और ऊपर चढ़ना है। खैर बहरहाल पहले तो हमने नज़रअंदाज किया, हमने सोचा कि शायद आगे पीछे से या बराबर में से कोई आवाज़ आ रही होगी और हम सो जाते हैं। और ऐसे ही हुआ कि थोड़ी देर कोशिश के बाद हम लोगों को नींद आने लगी और हम सो गए। अब ये बताते हैं कि सोते हुए 5-10 मिनट ही हुए थे तो ऐसा लगा कि किसी ने बहुत कोई ज़ोर से पत्थर मारा है हमारे गेट पे या कोई भारी चीज़ है जो सहन में आके गिरी है। ये जब आवाज़ हमने सुनी तो हम चौंक के उठ गए और मेरा दोस्त भी थोड़ा सा घबरा गया था। अब रात की तकरीबन 4:30-5 बजे का टाइम था, अजान होने में थोड़ा सा टाइम रह गया था। खैर बहरहाल ये बताते हैं कि जब हमने सहन में आके देखा तो ऐसा लगा कि कोई ईंट भारी सी जो है वो नीचे पड़ी हुई है। अब तयस्सुस की बात ये थी कि ये जो ईंट थी वो जैसे नॉर्मली आपने देखा है कि रोड्स वगैरह बनते हैं तो साइड में जो फुटपाथ की ईंट होती है थोड़ी सी बड़ी होती है नॉर्मल ईंट से, वो इस तरह की थी। यानी एक नॉर्मल आदमी अगर चाहे कि वो ऊपर से फेंक दे तो बड़ा मुश्किल होगा उसके लिए फेंकना। अब हमने ये सोचा कि शायद ये छत पे से नीचे गिर गई हो सकता है कि बिल्ली ऊपर भाग रही हो या आपस में बिल्लियाँ लड़ रही हो और उसकी वजह से नीचे गिर गई हो, जो अजम्पशंस थे सारे। हालांकि प्रैक्टिकल बात ये थी कि इतनी भारी ईंट को बिल्ली नहीं हिला सकती थी। खैर हम इन्हीं ख्यालात में घूमते और खौफ के आलम में थे, तो हमने ये देखा कि जो हमारी छत है वहाँ पे से एक बिल्ली जो है ब्लैक कलर की वो कूद के नीचे सहन में आ गई है।
और ये हमारे सामने हुआ। ज़ाहिर सी बात है बिल्ली थी, थोड़ा सा घबराए लेकिन इतना नहीं डरे। खैर बहरहाल मेरे दोस्त ने कहा कि इस बिल्ली को बाहर निकालो, और मैंने ऐसे ही किया कि एक स्टिक उठाई और उसको भगाने की कोशिश करने लगा। लेकिन वो जो बिल्ली थी वो अपनी जगह से हिल नहीं रही थी। मेरे दोस्त ने कहा इसको एक मार दो। मैंने कहा नहीं यार, मारना सही नहीं है। अब ये बताते हैं कि जब मैंने नहीं मारा तो मेरे दोस्त ने मुझसे स्टिक छीनी और उसने कहा कि मैं इसको भगाता हूँ। पहले तो उसने कोशिश की कि सिंपल तरीके से चले जाए डर के, वो नहीं गई। तो मेरे दोस्त ने क्या किया कि एक स्टिक लेके ज़ोर से उसके मार दी। जब उसने स्टिक मारी तो बिल्ली भाग के छत पे चढ़ी और निकल गई बाहर की तरफ। अरे बताते हैं कि फिर हम अंदर आए और आके सो गए, और सुबह हमारी आँख खुली तो हमने अपने घर वालों को लाके शिफ्टिंग मुकम्मल कर ली कंप्लीट। यानी अब हमारी फैमिली यहाँ मुकम्मल तौर पे शिफ्ट हो चुकी थी। हमारा जो दोस्त था जिसने बिल्ली को मारा था वो अपने घर जा चुका था। अच्छा, इसी तरह 1 से 2 दिन गुजर गए और मेरा जो दोस्त था उसने मुझसे रब्ता नहीं किया, क्योंकि उस वक्त मोबाइल इतने कॉमन नहीं थे, तो आमतौर पे PTCL पे बात हुआ करती थी। मैंने जाके PCO से उसको फ़ोन किया और उसको कहा कि भाई खैरियत तो है, तुम यहाँ पे नहीं आए, क्या चक्कर है? तो उसने बताया कि भाई मेरी तबीयत बहुत ख़राब है और मुझे बुखार हुआ है। उसने इतना ही कहा था कि पीछे से उसकी अम्मी ने फ़ोन ले लिया और उन्होंने कहा बेटा ज़रा हमारे घर आ जाओ, तुम ज़रा मसला हुआ है। खैर बहरहाल मैंने जब उसकी अम्मी की आवाज़ सुनी तो मैंने सोचा यकीनन कोई मसला होगा, तो मैं फ़ौरन उसके घर चला गया। अब जब मैं उसके घर गया तो पता चला, वो ये बताता है कि रात में जब वो सो रहा था तो ऐसा हुआ कि उसके कमरे में ऐसा लगा है कि कोई दाखिल हुआ है, और दाखिल होने के बाद उसने दरवाज़ा अंदर से बंद किया है। जब उसको ऐसा लगा कि अंदर कोई दाखिल हुआ है और उसने दरवाज़ा बंद किया तो उसको यकीन हो चला कि यकीनन अम्मी या भाई वगैरह होंगे, उन्होंने ऐसा किया होगा। लेकिन जब उसने ये देखा कि उस अंधेरे में 2 आँखें हैं जो चमक रही हैं, मतलब लाल जैसे बत्ती होती है ना, जलती है, उस तरह की 2 आँखें हैं जो चमक रही हैं, अलग ही नज़र आ रही हैं। तो ये देख के डर गया। अब इसको एहसास हुआ कि यकीनन कुछ गलत हो रहा है इसके साथ। पर बहरहाल वो जो लाल आँखें थी वो इसके बहुत करीब आ गईं और इसकी एकदम चीख निकल गई। और वो जो भी शख्स था जिसकी भी वो आँखें थीं, उसने अपना हाथ इसकी पीठ पे रखा। ये बताता है कि जब उसने अपना हाथ मेरी पीठ पे रखा है तो ऐसा लगा है कि मुझे किसी ने अंगारे लगा दिए मेरी पीठ पे। यानी इंतहाई गर्म, जैसे जलती हुई कोई चीज़ होती है ना, वो 5 की 5 उँगलियाँ उसकी, बताता है कि मेरी पीठ पे छप गईं और ऐसा लगा कि मेरी पीठ पे आग लग चुकी है। और जब उसने जैसे ही वो हाथ लगाया, वो हाथ है जो भी था पीछे गरम गरम मुझे एहसास हुआ है, तो मैं एकदम ज़ोर से चीखा हूँ और फिर फ़ौरन से मेरे घर वाले अंदर आए। हालांकि दरवाज़ा अंदर से बंद था तो मेरे भाई ने ज़ोर लगा के उसको खोला। जब वो आए हैं तो मैंने उनको बताया कि भाई कोई आया था, उसने मेरी पीठ पे कुछ मारा है या कुछ गरम गरम लगाया है। तो उन्होंने देखा तो बाकायदा ऐसा लग रहा था कि मेरी पीठ झुलस चुकी है, इसमें कोई आग लगी हो जैसे, और खाल पूरी मुकम्मल तौर पे जल चुकी है। उसके बाद बहरहाल इनको लेके वो डॉक्टर वगैरह के भी गए, उसको चेक कराया। इनको बुखार तो वैसे ही हो चुका था। बहरहाल ये अपने दोस्त से मिलने के बाद, ताज़ियत करने के बाद वापस अपने घर आ गए। अब ये बताते हैं कि रात का टाइम था, तकरीबन 2 ढाई बजे का टाइम था। इनको ज़रूरत महसूस हुई कि ये वॉशरूम चले जाएं, और जाने के लिए जैसे ही ये सहन में आए तो ये बताते हैं कि इन्होंने देखा कि इनकी जो छत है, उस छत पे कोई औरत बैठी हुई है और उसकी वैसी ही लाल अंगारा आँखें हो रही हैं जैसी वो आँखें बता रहे थे। ये देख के इनकी चीख निकल गई और वहाँ से ये भागे अंदर। और जैसे ही अंदर आए तो इनकी अम्मी वगैरह उठ चुकी थी। इन्होंने आके अपनी अम्मी को बताया कि मैंने यहाँ पे ऐसा ऐसा देखा है। इनकी अम्मी ने कहा शायद तुम्हारा वहम होगा और तुम्हें लग रहा होगा, ऐसा है नहीं। खैर बहरहाल उनकी अम्मी ने आके जब देखा तो वहाँ कोई मौजूद नहीं था। अच्छा, अब ये बताते हैं कि इसी तरह रात गुजर गई खौफ के आलम में, और सुबह हो गई। और सुबह ये बात मैंने अपने वालिद से ज़िक्र किया इस चीज़ का कि ऐसा ऐसे हुआ है और मैंने रात में ऐसे देखा है। तो वालिद साहब जो है वो साहिब शऊर आदमी थे, उन्होंने अंदाज़ा लगा लिया कि यकीनन कुछ गलत है। वो मुझसे पूछने लगे कि कोई ऐसी बात पहले देखी थी तुमने जब तुम यहाँ सामान लेके आए थे? तो हमने कहा ऐसे ऐसे हुआ था कि जैसे एक ईंट आके गिर गई थी और एक बिल्ली आ गई थी, उसको हमने मार के भगाया था। खैर वालिद साहब ने कहा कि चलो ठीक है, एक काम करते हैं कि जो करीबी मस्जिद है वहाँ चलते हैं, इमाम साहब से मुलाकात कर लेते हैं और उनसे पूछते हैं कि क्या सिलसिला है और ये सब क्यों कर हो रहा है। वालिद साहब वहाँ पे गए और उनको जाके उन्होंने पूरा मामला बताया। इमाम साहब ने मुझसे भी पूछा कि आप थे और कौन था, तो मैंने बताया मेरा दोस्त था और उसने एक बिल्ली भी आई थी, उसको भी मारा था। तो इमाम साहब कहने लगे भाई यहाँ पे जहाँ आप रहने के लिए आ गए हैं, अव्वल तो ये घर काफ़ी अरसे से खाली था, अब बहरहाल आप ले चुके हैं तो आपको बताना चाहता हूँ कि आपके आने से बहुत अरसे पहले से यहाँ पे जो है दीगर मखलूक़ात रहती हैं। अगर हो सके तो इस घर को आप फ़ौरन छोड़ दें, क्योंकि आपके लिए किसी भी तरह फ़ायदे का बाइस नहीं है। अंदर आप रहेंगे तो आपको नुकसान होगा। और दूसरी चीज़, अपने दोस्त को बोलें कि मैं एक तावीज़ दे रहा हूँ, वो पहन के रखें, आप भी तावीज़ पहन के रखें, और कुछ आपको अस्कार बता रहा हूँ ये मुसलसल करते रहें, क्योंकि आपने जिसको मारा है या आपके दोस्त ने जिसको मारा है वो यकीनन कोई इंसान नहीं था और ये आपको नुकसान पहुँचाएगा।
बहरहाल ये बताते हैं कि हमारे क्योंकि फ़ाइनेंशियल हालात बहुत ख़राब थे, बड़ी मुश्किल से हमने इस मकान के भी पैसे जमा किए थे। तो हमने इमाम साहब से ये दरख्वास्त की कि आप कुछ ऐसा सिलसिला बता दें, कोई ऐसी चीज़ बता दें कि हम पढ़ते रहें, हम सेफ़ हो जाएँ, क्योंकि हमारे लिए मुमकिन नहीं है कि इतनी जल्दी घर चेंज कर सकें। खैर इमाम साहब ने हमें बताया कि ये सूरह बकरा है, इसकी आपको तिलावत रोज़ाना करनी होगी। आप ये मुसलसल करते रहें और जो मैंने आपको इसके अलावा वज़ाइफ बताएँ वो पढ़ते रहें, और इसके अलावा जो आपको तावीज़ दिए हैं वो आप और आपका दोस्त ख़ास तौर पे पहन के रखें। और मुझे नहीं पता कि अब आपके साथ क्या होने वाला है, लेकिन अल्लाह हिफ़ाज़त करेगा इंशाअल्लाह आपकी। खैर बहरहाल ये बताते हैं कि जैसे उन्होंने कहा था वैसे ही हमने पढ़ना शुरू किया, और अल्लाह का शुक्र है कि हालात में बेहतरी आना शुरू हुई। अब हमें ना कोई तंग करता था, ना कोई नज़र आता था। लेकिन शायद एहसास होता था बार बार, कभी जैसे हम वॉशरूम गए तो ऐसा लगता था कोई अभी निकल के गया है। रात में ऐसा लगता था जैसे पानी गिरने की आवाज़ आ रही है, और फिर अगेन ऐसा लगता था कि छत पे कोई टहल रहा है। ये सारी बातें अब हमें आदत हो चुकी थी, और हमने सोच लिया था कि फ़िलहाल जब तक हालात सही नहीं हो रहे हमें गुजारा करना है, और हमने ऐसा ही किया कि हमने गुजारा किया वहाँ पे। 3 महीने बाद फिर मुझे एक फैक्ट्री में जॉब मिल गई थी, तो उसकी जब मेरे पास सैलरी आई तो मैंने अपना घर चेंज किया। अच्छा, जो मेरा दोस्त है जिसके जो पीठ पे जलने का निशान था वो आज तक मौजूद है, और उसको आज तक ये समझ नहीं आ सका कि ये कौन था जिसने उसके आके पीठ जलाई थी और उसको नुकसान पहुँचाया था। अच्छा, इसी तरह की दूसरी स्टोरी है, और ये हमें मेजर रिजवान अहमद साहब ने ये बताते हैं कि तकरीबन 1992-93 के अंदर इनकी जो वालदा थी उनकी डेथ हो चुकी थी। अब ये इनकी जो फैमिली डेकोरम था वो इस तरह से था कि ये थे, इनके वालिद साहब थे, इनकी एक बहन थी। वालदा की डेथ के बाद, क्योंकि आपको पता है घर का माहौल एक बिल्कुल जहन्नुम हो जाता है माँ के बगैर घर, और ऐसे ही हुआ कि इनकी माँ मौजूद नहीं थी तो घर इनका बिल्कुल काटने को दौड़ता था। बहुत उदासी थी, बहुत ऐसा लगता था सुनसान है घर, कोई रहता ही नहीं है यहाँ पे। अब ये बताते हैं हम तो लड़के थे तो हम तो बाहर निकल जाया करते थे, टाइम पास कर लेते, क्रिकेट खेल लिया, कहीं दोस्तों में चले गए। लेकिन जो मेरी बहन थी वो सबसे ज़्यादा डिस्टर्ब थी। हम पूरी कोशिश करते थे वो किसी भी तरह इस पूरे ट्रॉमा से बाहर आ सके, लेकिन उसकी एफिलिएशन ही माँ से इतनी थी कि वो किसी भी तरह उनको भूल नहीं पा रही थी, और भूलना मुमकिन भी नहीं है। लेकिन हम चाहते थे किसी भी तरह वो आहिस्ता आहिस्ता करके नॉर्मल हो, ताकि लाइफ जो हमारी डेली रूटीन है उसमें आ सके। खैर बहरहाल अक्सर ऐसा होता था कि वो रात में पूरी पूरी रात रोती रहती थी अम्मी को याद करके, और बहुत तकलीफ़ में होती थी। अब उसकी शादी की भी उम्र नहीं थी कि हम उसकी शादी इतनी जल्दी कर देते, और उसकी दोस्ती भी इतनी ख़ास नहीं थी, एक आध दोस्ती जो कभी कभी मिलने आया करती थी। खैर मैं हर नमाज के बाद दुआ करता था कि अल्लाह ताला हमें सब्र दे और हमारी बहन को ख़ास तौर पे सब्र दे, क्योंकि हमारी माँ के जाने के बाद ये बहुत ज़्यादा परेशान है। खैर ये बताते हैं इसी तरह दिन गुजरते रहे और हालात में कोई बेहतरी ना आई। तकरीबन 6 महीने गुजर चुके थे, और हमें ऐसा लग रहा था कि अब इस ट्रॉमा से मेरी बहन निकल नहीं सकेगी। हर दूसरे दिन वो रोना शुरू कर देती, उसको माँ की बहुत शिद्दत से याद आया करती थी, और जब वो रोती तो घंटों घंटों तक रोती रहती थी। अब उसको देख के ज़ाहिर सी बात है हमारी भी माँ थी, हमें भी रोना आ जाता था। ख़ासतौर पे वालिद साहब ज़्यादा डिस्टर्ब थे बहुत। इसी दौरान ही में बताते हैं कि ऐसा हुआ कि इनकी एक फैक्ट्री में जॉब लग गई और इन्होंने वहाँ पे काम करना शुरू कर दिया। अब ये बताते हैं कि मेरे वहाँ जाते आते 15-20 दिन हुए थे कि मेरे मालिक ने जब मेरा काम देखा तो उन्होंने मुझे कहा कि ठीक है, हम आपको प्रमोट कर देते हैं और आपको थोड़ा सा टाइम एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। अब मैं चाहता था कि मैं मज़ीद टाइम यहाँ पे ना दूँ, क्योंकि उसकी वजह ये थी कि मेरी बहन घर में अकेली हुआ करती थी, और वालिद साहब का भी पता नहीं था कि कब उनको क्या हो जाए, अल्लाह खैर करे। खैर बहरहाल ये बताते हैं इसी तरह टाइम गुजरता रहा, तकरीबन 1-2 महीने गुजर गए। अब मैं देख रहा था कि मेरी बहन पहले से ज़्यादा खुश रहने लगी है, और देखते ही देखते मैंने देखा कि वो बाकायदा हंसने लगी है, खिलखिलाने लगी है, जैसे उसको पूरी कायनात जो है दोबारा से मिल गई हो। खैर मैं दिल में खुश था कि शायद उसको सब्र आ गया है और उसने वक्त के साथ साथ चलना सीख लिया है। अब ये बताते हैं कि इसी तरह हुआ कि एक दिन मैं घर आया तो मेरी बहन बहुत खुश थी, और मैंने उससे पूछा कि माशाल्लाह बहुत खुश लग रही हो, कोई अच्छी ख़बर है क्या? खैर उसने बोला नहीं भाई, ऐसी कोई बात नहीं है, और मैं अल्लाह का शुक्र है अब मैं बहुत खुश हूँ और मुझे अब बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं है। खैर मैं ये समझा कि शायद ये ग्रेजुअली बेहतरी की तरफ जा रही है, और ऐसा ही हुआ कि मैं सो गया, मेरी आँख लग गई। अच्छा, अब ऐसा हुआ कि मुझे रात में मेरी आँख खुली तो मुझे ऐसा लगा कि जैसे मेरी बहन किसी से बात कर रही है। अभी बताते हैं कि ये मेरे लिए बड़ा हैरान कुन था कि ये किससे बात कर रही है इतनी रात में। अब ज़ाहिर सी बात है उस वक्त मोबाइल वगैरह का सिलसिला हुआ नहीं करता था, और फ़ोन भी हर किसी के घर में नहीं हुआ करते थे। तो मैं वैसे ही अंदाज़ा लगा रहा था, ज़ाहिर सी बात है बिस्तर के अंदर मेरा मुँह था। मैंने कहा ये पता नहीं किससे बात कर रही है इतनी रात में। अल्लाह ना करे किसी गलत रविश पे तो नहीं चल गई है, या किसी से प्यार मोहब्बत का सिलसिला तो नहीं है इसका, या कोई गलत काम तो नहीं कर रही कि हमारी जिससे इज़्ज़त दाँव पे लग जाए। अब ये मेरे से छोटी बहन थी, ज़ाहिर सी बात है माँ मौजूद नहीं थी, बाप बीमार था, तो मुझे उसको बहुत प्यार से लेके चलना था। मैंने खैर बहरहाल बाहर नहीं देखा,
और इसी तरह मैंने कोशिश करके आँख लगा ली। मैंने कहा मैं सुबह इससे पूछूंगा। खैर बहरहाल सुबह मैं उठा तो उसका मूड बहुत अच्छा था, सब सही था और सब अच्छा लग रहा था। अब मेरी हिम्मत नहीं हो पा रही थी कि मैं किसी भी तरह से पूछूं कि तुम रात में किससे बात कर रही थी। खैर बहरहाल ये क्वेश्चन मेरे जहन में जाग चुका था और बार बार मुझे ये हैरानी होती थी कि आखिर किससे बात कर रही थी, और बार बार मेरे जहन में ये सब चीज़ें आया करती थी जो नॉर्मली एक गैरतमंद भाई के दिल में आती हैं। अब ये बताते हैं कि इसी तरह 2-3 दिन गुजर गए और किसी से बात करते हुए मैंने उसको नहीं देखा। और अब ऐसे ही हुआ कि 2-3 दिन बाद रात में फिर मेरी आँख खुली तो मुझे ऐसा लगा कि किसी से मुसलसल बात कर रही है। ये मेरे लिए समझ से बाहर था कि किससे बात कर रही है। फिर मेरे जहन में आया कि मैं इसको अगर उठा तो अब मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊँगा और कुछ गलत हो जाएगा मुझसे। लिहाजा मैंने सबर का घूंट पिया और मैं आंखें बंद कर लेटा रहा। मेरे मुंह पे चादर डली हुई थी और मैंने कहा अब ये जिससे भी बात करी है मैं इससे सुबह कल पूछ के ही रहूँगा। अच्छा, सुबह मैं उठा और मैंने सोचा कि अब मैं इससे पूछता हूँ, लेकिन फिर वही एक झिझक कि मैं कैसे पूछूँ, हमारा रिश्ता इतना इम्पॉर्टेंट है। खैर बहरहाल इन्हीं ख़यालात को लेते हुए मैं बाहर निकल गया और बहुत परेशान था। मैं अपने दोस्त के पास गया। मैंने उसको बताया कि भाई ऐसे ऐसे मुझे फ़ील हो रहा है कि शायद ये किसी से बात करती है रात में। किससे बात करती है अल्लाह जाने। मोबाइल होते नहीं थे, पीटीसीएल था नहीं। ये क्या सिलसिला है, कौन है जो इसको गलत रास्ते पे लगा रहा है। अब बहरहाल ये बताते हैं कि मैंने ये सोचा कि ऐसा करते हैं कि मैं इस घर की निगरानी करूँगा और किसी और तरीके से या कोई भी बहाना बना के बहन को मैं देखा करूँगा कि कौन आता है कौन जाता है। और इन्होंने ऐसा ही किया कि ये बताते हैं तकरीबन फैक्ट्री का जो मेरा टाइम था उसका मैंने टाइम चेंज करा लिया और बार बार अपनी शिफ्ट को चेंज कराने लगा। कभी भी बगैर बताए घर में आ जाता, देखता तो कोई मौजूद नहीं होता। इसी तरह अक्सर ऐसा हुआ कि मैंने नाइट शिफ्ट की तो नाइट शिफ्ट करने के बाद मैं चुपचाप घर में आ गया, मैंने देखा कोई मौजूद नहीं है। मतलब काफ़ी दिन तक मैं उसको ऑब्ज़र्व करता रहा। मैंने उसके अंदर कोई ऐसी चीज़ नहीं देखी, ना किसी को आते हुए देखा, ना किसी को जाते हुए देखा। मैं बहुत परेशान था। अब मुझे अपने ऊपर शक होने लगा था कि शायद मैंने गलत सुन लिया, ये किसी से बात नहीं कर रही थी, मेरे सुनने में कोई मसला है। अब ये बताते हैं कि इसी तरह फिर मैंने टाइम अपना नॉर्मल करा लिया। दिन में मैं जाने लगा अपने काम पे और रात में मैं घर में ही हुआ करता था। तो एक दफ़ा मेरी आँख खुली तो मैंने बराबर में देखा तो मेरी बहन मौजूद नहीं थी वहाँ पे। मैंने अपने वालिद साहब को देखा तो वो अपनी जगह सो रहे थे। ये देख के मेरी गैरत जो है वो बिल्कुल जाग उठी। अब मेरी समझ से बाहर था कि मैं क्या करूँ। मैंने सोचा कि पहले घर में चेक करता हूँ और अगर कुछ गलत चक्कर है तो आज या तो मैं नहीं रहूँगा या मेरी बहन नहीं रहेगी, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है कोई भी गैरतमंद भाई ये सब बातें बर्दाश्त नहीं कर सकता जो उनको लग रही थी। खैर बहरहाल ये बताते हैं कि मैं उठा और मैंने घर में देखा नीचे तो कोई मौजूद नहीं था। दूसरे कमरे में गया तो वहाँ भी कोई मौजूद नहीं था। और फिर मैं सोचा मैंने कि छत पे जाके देखता हूँ। और ये बताते हैं कि मैं छत पे चढ़ रहा था आहिस्ता आहिस्ता खामोशी से, दबे पाँव के, किसी को पता ना चले। बहरहाल जब मैं छत पे गया तो मैंने देखा साइड में खड़े होके तो मेरी बहन है वो बैठी हुई है और किसी से बातें कर रही है। अब मैंने सोच लिया था कि मैं इसको नहीं छोड़ूंगा, लेकिन मैंने सोचा कि पहले मैं कंफर्म कर लूँ ये बात किससे कर रही है, उसको देख तो लूँ एक दफ़ा। खैर ये बताते हैं कि मैंने उसकी तरफ नज़र मार के देखा तो वो बात कर रही थी किसी से, लेकिन वो जिससे बात कर रही थी वो वहाँ नज़र नहीं आ रहा था। यानी वो अकेले अकेले खुद से बात कर रही थी। अच्छा, अब हमारी छत भी ऐसी है कि किसी की छत से मिली हुई नहीं है। यानी अगर कोई हमारी छत पे आना चाहेगा तो वो नॉर्मली जो घर से खटखटा के आते हैं यानी सीढ़ियों से ऐसे ही आ सकते हैं, और कोई तरीका है नहीं। खैर बहरहाल थोड़ी देर मैं देखता रहा और फिर मैं नीचे आ गया और इसी तरह फिर वो भी थोड़ी देर बाद वापस आ गई नीचे और वो अकेली आके लेट गई, सो गई। मुझे अंदाज़ा हो रहा था कि वो लेट गई है। खैर इसी तरह हुआ कि अगले दिन फिर मेरी आँख खुली, वो मौजूद नहीं थी और मैं फिर ऊपर गया, छत पे दोबारा देखा तो किसी से बात कर रही है और जिससे बात कर रही है वो मौजूद नहीं है वहाँ पे। अब मैंने सोचा कि मैं इससे पूछ लूँगा ये कौन है, किससे बात करती है। तो खैर बहरहाल मैंने बहन को अपनी आवाज़ दी, उसका नाम लेके। मैंने कहा तुम यहाँ क्या कर रही हो, किससे बात कर रही हो। तो एकदम वो झटक के नीचे की तरफ आ गई और रोने लगी। मैंने कहा तुम किससे बात कर रही थी, किससे मिल रही थी, ये कौन था जो मुझे नज़र नहीं आ रहा, ये कौन है आखिर। तो मेरी बहन ने रोते हुए कहा भाई मैं बहुत परेशान हूँ और मैं आपको बताना चाहती थी एक बात जो मैं आपको बता नहीं सकी। मैंने उससे कहा कि ऐसी कौन सी बातें जो तुम मुझसे शेयर नहीं कर सकती। अब तुम्हारा मेरे अलावा है कौन इस दुनिया में, बताओ। मेरे ये कहने पे मेरी बहन बेसाख्ता बुरी तरह रोने लगी और उसने कहा कि भाई बात इस तरह से कि अम्मी के इंतकाल के बाद मेरी बहुत बुरी हालत हो चुकी थी और मुझे लगता था कि मैं जी नहीं सकूंगी, और अगर मैं जीना भी चाहूँ तो शायद किसी दिन ख़ुदकुशी कर लूँगी मैं बिल्कुल सारी उम्मीदें ख़त्म कर चुकी थी। मेरे पास कोई वजह नहीं थी जीने की, क्योंकि मेरी माँ मेरे लिए सब कुछ थी। एक दिन मैं इसी तरह शदीद रो रही थी, आप बाहर गए हुए थे, तो ऐसा लगा कि जैसे कमरे में कोई मौजूद है। और जब मैंने देखा तो खिड़की में से हमारी अम्मी झाँक रही हैं। ये देख के पहले तो मैं डर गई
और चौंक गई और मैं जल्दी से सहम के बैठ गई। तो थोड़ी देर बाद वो वहाँ से गायब हो गई। उसी रात जब मैं सोई तो मेरी आँख लगी तो मैंने ये देखा कि मेरी अम्मी आई हैं ख्वाब में और वो मुझे बोल रही हैं, बेटा परेशान ना हो और मैं तुमसे मिलने आती रहा करूँगी। और उसके बाद ऐसा होने लगा कि अक्सर जब मुझे लगता कि मैं बहुत अकेला फ़ील कर रही हूँ तो मुझे ऐसा लगता कि मेरी माँ मेरे पास आके बैठ गई है, मुझसे बातें कर रही है। और इसी तरह अक्सर जब मुझे रात में नींद नहीं आती तो मैं उनसे बातें करने लगती और अक्सर ऐसा होता है कि मैं छत पे आके उनसे बातें करती। तो वो बाकायदा आती, मुझे बात करती मुझसे, मुझे हौसला देती, मुझे समझाती, मुझे मशवरे देती, उसके बाद चले आती। अब ये बताते हैं कि बहन की ये बातें सुन के ज़ाहिर सी बात है माँ तो हमारी भी थी, लेकिन मुझे किसी भी तरह यकीन नहीं आ रहा था कि ऐसा कैसे हो सकता है कि मेरी वालदा तो इस दुनिया से रुखसत हो चुकी हैं और ये जो मेरी बहन है वो फिर किससे बातें कर रही है और ये क्या सिलसिला है। आज तक भी मैं उसकी शादी हो गई है माशाल्लाह, उसके बच्चे हो गए और वो बहुत खुश है अपनी ज़िंदगी में। अब भी वो मुझे कहती है कि अक्सर ऐसा होता है कि मेरी वालदा मुझसे मिलने आती हैं, मुझे मशवरे देती हैं और मुझे गाइड करती हैं अच्छी तरह। तो गाइस ये वाक़या था तो मैंने सोचा आपसे शेयर करूँ, ये बड़ा इंटरेस्टिंग वाक़या था, इन्होंने मुझसे शेयर किया था। मैंने कोशिश की है कि मनो-मन ऐसे ही आपको सुना सकूँ। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये दोनों स्टोरीज़ पसंद आई होंगी। अपना ख़्याल रखिएगा, दुआ में रखिएगा कि अल्लाह हम सब की हिफ़ाज़त करे, कामयाब करे। अल्लाह हाफ़िज़।